हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो हमने ये भी पढ़ा था फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। जल्दी से बताइए आपको फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस क्यों लगती है? क्योंकि एटीपी नहीं बनते हैं उसमें, एनएडीपीएच भी नहीं बनते हैं और एनर्जी यूज हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हो रही है और CO2 रिलीज हो रही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। फिर वो होती क्यों है? जब सेल्स में O2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तब रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, O2 के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन होती है। और क्योंकि आगे उससे प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 कार्बन कंपाउंड बनता है। जो C3 साइकिल में 2 कार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो C3 साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन C3 साइकिल, क्योंकि C3 साइकिल में कौन सा कंपाउंड चाहिए होता है, 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है 3 कार्बन कंपाउंड में। जल्दी से बताओ ये 2 और 3 कार्बन कंपाउंड कौन से हैं? ठीक है, ये आपको बताना है और फिर जाके ये C3 साइकिल में जाता है। यही होता है फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन की बात करूं तो फोटो रेस्पिरेशन में मैंने आपको एक पूरा साइकिल बताया था। ठीक है, वो आपको आई होप वो आपको समझ आ चुका होगा। अब होता क्या है, क्या सारे प्लांट फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं? नहीं करते, ऐसा नहीं होता। क्या सारे प्लांट C2 साइकिल परफॉर्म करते हैं? नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ प्लांट्स करते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट फोटो रेस्पायर, डू नॉट फोटो रेस्पायर। फोटो रेस्पायर नहीं करेंगे मतलब ये जो वेस्टफुल प्रोसेस है वो नहीं हो रही है उनमें। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी किसी भी सेल में, तब क्या रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से बाइंड करेगा? नहीं करेगा। वो किसके साथ बाइंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो यही इसी वजह से बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं या बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो ये प्लांट के लिए एक बेनिफिशियल प्रोसेस है, ये प्लांट के एक फेवर में आता है क्योंकि उसकी कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज नहीं हो रही। राइट, चलिए, सम प्लांट्स डू नॉट फोटो रेस्पायर एंड सम प्लांट्स डू इट एट लेस एक्सटेंट। सम प्लांट फोटो रेस्पायर एट लेस एक्सटेंट। ठीक है, कुछ प्लांट तो बिल्कुल नहीं करते और कुछ प्लांट क्या करते हैं, काफी कम मात्रा में करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो प्लांट फोटो रेस्पायर नहीं करते? तो वो क्या करते हैं, उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप में एक मैकेनिज्म चलाएंगे जिसमें क्या होगा, CO2 को कंसेंट्रेट किया जाएगा, CO2 को इकट्ठा किया जाएगा किसमें, सेल में। ठीक है, अब उनकी जब अगर उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, इफ फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, तो क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, तो क्या होगा, जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही है देन इट रिजल्ट्स इन, उसका रिजल्ट क्या है, इट रिजल्ट्स इन कंसंट्रेटिंग CO2 मैकेनिज्म, CO2 को इकट्ठा करने का मैकेनिज्म उसी में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इट रिजल्ट इन CO2 एडिशन, अरे एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, डन। अरे ये बोर्ड में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज, अरे अरे अरे, चलिए, इट रिजल्ट इन कंसंट्रेटिंग CO2 को कंसंट्रेट करने का, कंसंट्रेटिंग CO2, ठीक है, फॉर रुबिस्को एंजाइम के लिए CO2 को कंसंट्रेट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है रुबिस्को की वो इनिबिट हो जाएगी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी मतलब रुबिस्को जब ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो वो एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, which results in
इनिबिशन ऑफ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। उसके बाद अब CO2 को कंसंट्रेट करने के लिए काफी सारे मैकेनिज्म हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहां पे लिख रही हूं, टू कंसंट्रेट CO2 there are many mechanisms, there are different mechanisms, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। अब वो मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, मैकेनिज्म्स, पहला है C4 साइकिल, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले। डन। दूसरा है कैम, इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि कौन से प्लांट C3 साइकिल परफॉर्म करते हैं। तो C3 साइकिल सब में परफॉर्म होती है, साथ में C4 साइकिल अगर परफॉर्म हो रही है तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, C4 प्लांट्स। ऐसे ही आते हैं कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं क्राजुलेशन, क्राजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कैम पाथवे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बट आज हम जो कंसंट्रेट करेंगे वो हम करेंगे C4 साइकिल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है CO2 पंप इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। CO2 को पंप करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो भी एक मैकेनिज्म है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। डन। अब इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता है कि सप्रेशन ऑफ रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को सप्रेस करना, CO2 एक्टिविटी को ऊपर लेके आना, ताकि जो फोटो रेस्पिरेशन से जो लॉस हो रहा है वो कम हो जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, हो ही गई होगी। अब तो समझ आ गया है ना फोटो रेस्पिरेशन क्यों हो रही थी, क्या हो रहा था। अब आज जो हमने पढ़ना है वो हमने किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, C4 साइकिल को। तो ये सारी प्रोसेस इस तरह से चलती है। अब पता चल गया मेटाबॉलिक रिजल्ट क्या है। मेटाबॉलिक रिजल्ट क्या है इस सब का, कंसंट्रेटिंग CO2 इनसाइड द सेल, कंसंट्रेटिंग CO2 इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर CO2 को कंसंट्रेट करना, यही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। जिससे क्या होगा, विच इनहिबिट्स ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, और जिससे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाएगा। विच इनहिबिट्स ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एंड विच रिजल्ट इन डिक्लाइन इन फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस रिजल्ट इन डिक्लाइन इन फोटो रेस्पिरेशन। तो ओवरऑल प्रोसेस आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब ये इतनी भी आसान नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन कम कर दी, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। अब इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा ATP की। फोटो रेस्पिरेशन को हटाना है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, आपने कहावत सुनी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब इस पे एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, तो द एनर्जेटिक कॉस्ट। अब क्या चाहिए इसके लिए, द एनर्जेटिक कॉस्ट। ठीक है, फॉर कंसंट्रेटिंग CO2, फॉर कंसंट्रेटिंग स्पेलिंग देख लेना यार, एक आधा गलती हो सकता है। कंसंट्रेटिंग CO2 is the energetic cost for concentrating CO2 is requirement of ATPs। ठीक है, ATPs की रिक्वायरमेंट लगती है इसमें, इतना भी आसान नहीं है, तो ATP रिक्वायर्ड है इसमें। अब आता है नेक्स्ट, जो हमारा आता है, जो हमें आज का टॉपिक पढ़ना है, वो है C4 साइकिल। ठीक है, C4 साइकिल।
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल क्या है? पहले तो CO2 एनरिचमेंट साइकिल है ये, तो लिख रही हूं इट इज CO2 एनरिचमेंट साइकिल। CO2 को ज्यादा लेके आएंगे, CO2 को ज्यादा लेके आएंगे तभी क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम किया जाएगा और प्लांट का जो एनर्जी लॉस है जिसमें कुछ भी नहीं बन रहा है, सिर्फ उस कार्बन, उस 2 कार्बन प्रोडक्ट को हमें 3 कार्बन में चेंज करना है। वो भी क्यों? क्योंकि रिबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो बस उसी के लिए हम C4 साइकिल यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि इसमें एक एनर्जी लग रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो क्या है? ATP। तो ये ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, इट इज ATP डिपेंडेंट प्रोसेस। ये क्या है? ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है। उसके बाद अब इसमें फोटो रेस्पिरेशन का क्या है, कितनी होगी फोटो रेस्पिरेशन? आपको क्या लगता है? 0 और नो फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, तो वही रहेगा। C4 साइकिल होता ही इसलिए है ताकि फोटो रेस्पिरेशन वाली बीमारी को ओवरकम किया जा सके। तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन क्या रहेगी? फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल, ठीक है, इसीलिए ये की जाती है, फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल। अब जो इसमें पहला एक्सेप्टर बनता है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, वो बनता है पेप, ठीक है, क्योंकि वो पेप बनता है और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट प्रोडक्ट, इसको C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट formed is of 4 carbon compound, ठीक है, is of 4 carbons, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या ऑक्सैलोएसिटेट। क्या बोलेंगे? ऑक्सैलोएसिटेट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? C4 साइकिल, क्योंकि ये जो ऑक्सैलोएसिटेट है इट इज ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये होता किसमें है? C4 साइकिल मेनली होता किसमें है? तो ग्रासेस में होता है, ठीक है, कौन में हो जाता है? ग्रासेस में, शुगर केन में, मेज में। तो बेसिकली ये कहाँ मिलता है? अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो C3 साइकिल वाले प्लांट हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि C3 साइकिल वाले प्लांट्स में जब 30 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तब ये क्या करते हैं? ये फोटो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और अनबियरेबल हो जाते हैं। तो C3 साइकिल जो अकेली है वो मेनली कौन से वाले प्लांट्स में होती है? जो विंटर में ग्रो करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन अगर साथ में आ जाएगी तो वो गर्मियों में भी ग्रो कर लेते हैं, बट ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म C4 प्लांट्स भी शो करते हैं, ठीक है। तो C4 प्लांट्स किसमें मिलते हैं? ये ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं। पहले तो डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जिससे एनर्जी को कम लगाया जा सके और उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाया जा सके, ठीक है। वेरी बेनिफिशियल मैकेनिज्म कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन एज कंपैरिजन टू उसके लिए C2 फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल के, ठीक है। तो डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज मतलब ट्रॉपिकल प्लांट्स। और ट्रॉपिकल प्लांट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? ट्रॉपिकल प्लांट्स जो यहाँ पे आते हैं वो आते हैं शुगर केन, शुगर केन आएंगे, ठीक है, मेज, शुगर केन, मेज एक्सेट्रा। अब ये जो C4 साइकिल है ये दोनों प्लांट्स में होता है, ठीक है, दोनों प्लांट्स में होता है, चाहे वो मोनोकोट्स चाहे वो डाइकोट्स हो। तो C4 साइकिल occurs in both dicots and monocots, ठीक है, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स दोनों में हो रहा है। अब कुछ फैमिलीज आती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि C4 साइकिल उनमें होता है। तो C4 साइकिल इज प्रोमिनेंट इन, पहला चीनोपोडिएसी फैमिली, चीनोपोडिएसी फैमिली। इसके मेंबर्स आप देखोगे आप सब बोटनी के हैं,
सेकंड ग्रामिनी फैमिली, ग्रामिनी के तो मेंबर्स आपको पता ही होंगे, चिनोपोडियम इसमें आएगा। ठीक है, ग्रामिनी फैमिली के आपको पता ही है कौन कौन से मेंबर हैं। फिर सिप्रेसी फैमिली आ जाती है। सिप्रेसी फैमिली मेनली आती है सेजिस की। सेजिस क्या होते हैं? एनी आइडिया व्हाट आर सेजिस? अरे पेन ही नहीं चेंज होता यार, ये बड़ा बेइज्जती करवाता है ये बोर्ड। सेजिस क्या होते हैं? सेजिस होते हैं जो आसपास की झाड़ियां होती है, झाड़ियां भी नहीं, ऐसा प्लांट जो बॉर्डरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, जो बॉर्डरिंग के लिए भी एक वर्ड आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे क्लिक होता है वैसे बताती हूँ। जो आउटसाइड बाउंड्री पे लगाने के लिए प्लांट्स होते हैं जनरली, उसको बोलते हैं सेजिस। ठीक है, तो सिप्रेसी फैमिली वही फैमिली है जिसके सेजिस होते हैं। तो C4 साइकिल इनमें हमें देखने को मिलता है। चिनोपोडियेसी फैमिली के प्लांट्स आप देख के आओगे या 2 मिनट बाद, आप अगर आपको पता है तो अगली क्लास में मैं पूछूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम इन सब की बात करते हैं तो C4 साइकिल का मेन मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे अभी। तो C4 साइकिल का जब मेन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब हम ये बात देखते हैं कि C4 साइकिल किसने इन्वेंट किया था। तो C4 साइकिल 2 साइंटिस्ट आए थे, हैच एंड स्लैक, उन्होंने इन्वेंट किया। इसीलिए जो C4 साइकिल है उसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है, हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। अब एक बार आपकी वीडियो देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू सी योर वीडियो की चल रही है या नहीं। हाँ जी, तो सही चल रही है, देख लेते हैं। हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है, तो ये नाम है C4 साइकिल एंड हैच एंड स्लैक पाथवे। तो इसके लिए एक और नाम आता है, दैट इज C4 फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। C4 फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, इसका मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिकली C4 कार्बन को फिक्स करना, मतलब 4 कार्बन कंपाउंड से फिक्स करवाना है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जो मेन इसमें चलता है वो क्या चलता है? CO2 कार्बन फिक्सेशन हो रही है, CO2 कार्बन फिक्सेशन हो रही है, और इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये मैंने आपको बताया दोनों में हो रही है, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो अकर इन बोथ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। अब मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स में अगर आप लीफ देखो तो कुछ ऐसा होता है। लीफ की बात करते हैं, ऊपर स्टोमेटा मिलेंगे आपको। अगर मैं बात कर रही हूँ डाइकोट लीफ की, अगर डाइकोट लीफ की हम बात करते हैं तो हमें जो स्टोमेटा है वो हमेशा ज्यादातर नीचे वाली साइड पे मिलते हैं, और मोनोकोट्स में हमें स्टोमेटा दोनों साइड पे मिलते हैं। क्योंकि मोनोकोट लीफ को क्या बोलते हैं? मोनोकोट लीफ को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ। और डाइकोट लीफ को क्या बोलते हैं? डाइकोट लीफ को क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल। डाइकोट लीफ को बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ। डोर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है। तो इसमें होता क्या है, मैं मोनोकोट लीफ की बात करूं तो उसमें सारे का सारा टिश्यू एक जैसा होता है, वेरएज डाइकोट ये हम पढ़ते हैं प्लांट एनाटॉमी में बेसिकली। बट अभी थोड़ा सा हमें रेफरेंस आया तो हमें बताना है। अगर मैं डाइकोट की बात कर रही हूँ तो 2 टाइप के टिश्यूज इसमें मिलते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे ये सारा होता है मेसोफिल सेल्स होते हैं, इसमें मेसोफिल सेल्स होते हैं टोटली। ठीक है, और वो डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में। और इसी के बीच में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आगे वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड यहाँ पे एक और टाइप के सेल्स होंगे जिनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, इनको बोलेंगे बंडल शीथ सेल्स। और सराउंडेड बाय ये जो मेसोफिल सेल्स है, सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो पूरा समझ आया? एक बार मैं बताती हूँ, पहले तो फिर से एक बार देखो इसको।
डाइकोट लीफ बनाई है। अगर मैं बात करूं मोनोकोट लीफ की तो सारा एक जैसे होगा, मतलब ये वाले सेल्स एक जैसे दिखेंगे। तो मेसोफिल सेल्स ये अंदर है, इसको बोलते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। पैलिसेड पेरेन्काइमा लीफ का स्ट्रक्चर है, समझ गए ना, ये लीफ है। लीफ का अगर ये वाला पार्ट उठाऊं तो ऊपर क्या होता है, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, नीचे क्या है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे ये है पैलिसेड पेरेन्काइमा या पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू। पेरेन्काइमा सेल्स के बारे में भी हम कहाँ पढ़ते हैं, एनाटॉमी में, ठीक है। तो पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू लिख रही हूँ, पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू, और इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू, ठीक है, स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू। अब सराउंडेड बाय ये जो है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड क्या है, बंडल शीथ सेल्स। ये क्या है, बंडल शीथ सेल्स, और अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम। अब यहाँ पे एक चीज है, अब ये जो स्पेशल टाइप के बीच में आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, कि बीच में वेस्कुलर बंडल्स हैं, फिर बंडल शीथ सेल्स हैं, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू है, या फिर हम इसको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स हैं। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ एनाटॉमी है जो सिर्फ C4 प्लांट्स में मिलती है, इसको बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। तो दो डिफरेंट C4 प्लांट्स में क्या बोलते हैं, दो डिफरेंट टाइप के सेल्स आर प्रेजेंट, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, कौन से दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं यहाँ पे, वन इज मेसोफिल सेल्स, अदर इज बंडल शीथ सेल्स, अदर इज बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। ये स्पेशल टाइप की अपीयरेंस देते हैं, और दोनों सेल्स ये जो है ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से जुड़े थे। मान लो ये मेसोफिल सेल है, इसके अंदर बंडल शीथ सेल्स है, अब ये जुड़े कैसे होंगे, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, तो यहाँ पे ये बीच बीच से ये वाला जो रास्ता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल। तो ये क्या है, प्लाज्मो, एक सेल से दूसरे सेल में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ठीक है। अब इन दोनों में वो कनेक्शन है, ये कैसे जुड़े हैं, मान लो लेट्स सपोज दिस इज मेसोफिल सेल and these are bundle sheath cells, they are connected to each other, they are connected to each other through plasmodesmatal connections। एक सेल दूसरे सेल से कैसे कनेक्ट होता है, आपने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ठीक है, डन, इतनी बातें क्लियर होगी। अब जो सेल्स है C4 साइकिल में, जो सेल्स है C4 प्लांट्स में जो सेल है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी शो करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, क्रैंस एनाटॉमी, ठीक है। तो लिखो, लीफ ऑफ C4 प्लांट्स शो स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी जिसको बोलते हैं विच इज नोन एज क्रैंस एनाटॉमी, विच इज नोन एज क्रैंस एनाटॉमी, ठीक है, क्रैंस एनाटॉमी बोलते हैं जिसको। चलिए क्रैंस एनाटॉमी कैसे होती है, आप यहाँ पे बना रही हूँ क्रैंस एनाटॉमी, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाई कुछ वैसी। बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स,
bundle sheath cells. Further, ये जो bundle sheath cells हैं, these are surrounded by मेसोफिल सेल्स. बंडल शीथ सेल्स किससे सराउंड है? मेसोफिल सेल्स. इस स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्रैंस एनाटॉमी. क्लियर हुआ? ठीक है. दिस स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी, दिस स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, arrangement of cells is called Kranz anatomy. इसको क्या बोलेंगे? Kranz anatomy. Done? Clear? चलो anatomy खुद लिख लेना, आ नहीं रहा. Done? चलिए, अब यहाँ पे दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट सेल होते हैं. दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं किसमें? मेसोफिल सेल्स में. ठीक है, आगे चलते हैं. टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट are present in mesophyll cells. दो टाइप के, कौन से टाइप के? ग्रेनल और ए ग्रेनल. व्हाट इज दिस ग्रेनल एंड ए ग्रेनल? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आपको करवाया था. एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं वो हम अभी करेंगे. ठीक है, ग्रेनल में क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है? डबल लेयर्ड. थाइलेकोइड्स कैसे अरेंज्ड है इसमें? ग्रेनम में. तो ये क्या है? ग्रेनम. Thylakoids are arranged into stacks. Thylakoids are arranged into stacks. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं. अब एक ग्रेनल में क्या हो रहा होगा? एक ग्रेनल में क्या है? यही क्लोरोप्लास्ट है. अच्छा, ग्रेनम पता है ना, ये बिल्डिंग को बोला गया है. तो यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनेगी यार. ये ना एक तो बेइज्जती बहुत करवाता है बोर्ड. ग्रीन मैंने चूज कर लिया था पर ये कन्वर्ट नहीं करता उसको ग्रीन में. देखो, गुस्सा दिलाता है. अब क्लोरोप्लास्ट पर्पल कलर का अच्छा लग रहा है. बना शुक्र है. डबल लेयर्ड. यहाँ पे क्या है? कोई ग्रेना नहीं बन रहा है. थाइलेकोइड्स हैं बट नॉट अरेंज्ड इनटू ग्रेना. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. थाइलेकोइड्स. डन? क्लियर? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. चलें आगे. अब यहां पे ठीक है, ये बात होगी. अब जो CO2 एनरिचमेंट प्रोसेस है वो हो कहां पे रही है? तो वो जो CO2 एनरिचमेंट प्रोसेस है वो यहाँ हो रही है बंडल शीथ सेल्स में. CO2 एनरिचमेंट प्रोसेस. ठीक है, और यहाँ पे एक C3 साइकिल भी चलता है. C3 साइकिल इज केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल भी कहाँ होता है? बंडल शीथ सेल्स में होता है. क्लियर होगी बात? ठीक है, क्या था? CO2 enrichment process occurs in bundle sheath cells. CO2 enrichment process का हो रही है? बंडल शीथ सेल्स में हो रही है. अब यहीं पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है और यहीं पे क्या हो रहा है? C3 cycle also takes place. C3 cycle also takes place in bundle sheath cells.
ठीक है, C3 साइकिल भी इसी में हो रहा है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, रुबिस्को बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट है। रुबिस्को इज प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल्स। लोकेशन पता चली, रुबिस्को इज प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल्स। ठीक है, रुबिस्को ही तो काम करेगा, तभी तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, 4 कार्बन का है। कौन सा है जल्दी से बताओ, फिर से लिखते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, क्यों इसको C4 साइकिल बोला जाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन कंपाउंड है जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब पर यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे जो प्राइमरी पहले CO2 एक्सेप्ट कर रहा है वो रुबिस्को नहीं है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज नॉट रुबिस्को। एक सेकेंड यार, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज नॉट रुबिस्को। फिर कौन है, ये तो नई चीज पता चली। CO2 is not accepted by Rubisco। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा था, ये हो रहा था C3 साइकिल में। पर अब यहाँ पे कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो CO2 एक्सेप्टर है वो है फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट, और जिसको क्या बोलते हैं, पेप बोलते हैं। फोस्फोइनोल पायरुवेट और पेप। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो भी क्या है, सॉरी रुबिस्को एंजाइम था, आरयूबीपी आएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, आरयूबीपी ट्राइबुलोस बिसफॉस्फेट। तो एंजाइम था रुबिस्को, है ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा रुबिस आरयूबीपी, एंजाइम क्या था, रुबिस्को था यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा पेप कार्बोक्सिलेज। एंजाइम जो आएगा कैटालाइज्ड बाय पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, फॉर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 नॉट आरयूबीपी। पर यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, फर्स्ट विच कैटलाइज एंजाइम विच कैटलाइज रिएक्शन इज पेप कार्बोक्सिलेज इंस्टेड ऑफ रुबिस्को। बस इतनी बात याद रखना, फर्स्ट एंजाइम विच catalyze the reaction is pep carboxylase but not Rubisco. Done, क्योंकि रुबिस्को कहाँ पे काम कर रहा था, रुबिस्को was working in C3 cycle, whereas अब हम किसकी बात कर रहे हैं, C4 साइकिल की। I'm sorry, I hope क्लियर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो। अब हम पढ़ेंगे साइकिल के बारे में। ठीक है, सही दिख रहा है आप लोगों को, देख लिया मैंने। C4 साइकिल, C4 साइकिल, अरे यार कैसे चलती है C4 साइकिल, और हैच एंड स्लैग पाथवे। तो पहला जो सेल है वो कौन सा आएगा, मीजोफिल और बंडल शीट सेल। C3 साइकिल किस में हो रही थी, मीजोफिल सेल्स में या बंडल शीट सेल्स में। अच्छा, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आउटर लेयर एक होती है जो इनको जोड़ती है, ज्यादा नीचे आ गया क्या, ये है आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर।
अब ये जुड़े कैसे हैं? थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है बिटवीन टू सेल्स, ठीक है, जो एक सेल की और दूसरी सेल की सेल वॉल्स के बीच में होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन आ जाती है अंदर। डन। तो पहला जो सेल है, यहाँ पे पहला सेल जो था वो कौन सा सेल था? मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। एंड देन जो नीचे वाला सेल है वो है बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कलर चेंज कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जा रहा है बाय कार्बोनेट आयंस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम लगेगा इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अब ये हो गया सेल वॉल में। अब सेल वॉल में क्या हो रहा है? यहाँ पे पेप, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन था? पेप। क्या नाम था उसका? फोस्फोइनोल पायरुवेट। क्या नाम था उसका? फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? पेप। अरे यार ये तो मिक्स हो जाएगा, रुको रुको रुको, इसके नीचे लिख देते हैं ना, पेप। यहाँ पे लिख दिया पेप, फोस्फोइनोल पायरुवेट प्लस HCO3 नेगेटिव। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट, जो क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट है। और ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन का है? इट इज ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम लगा, इसमें जो एंजाइम लगा वो कौन सा है? पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे इस कन्वर्जन में जो एंजाइम लगा वो लगा पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसीटेट अंदर आएगा, सेल के अंदर आया, कौन से सेल के? मीजोफिल सेल्स के। ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पे मैलेट में। अरे अरे अरे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ? मैलेट में। मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। और यहीं पे क्या हो रहा है? यहीं पे NADPH की रिडक्शन हो रही है, NADPH रिडक्शन हो रही है किसमें? NADP पॉजिटिव में। तो जहां पे जो एंजाइम लगेगा वो लग रहा है NADPH मैलेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे ये जो मैलिक है, मैलिक कन्वर्ट होता रहता है मैलिक एसिड में, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है, बट ये कन्वर्जन होती रहती है इसकी मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन एसिड। डन। ये दोनों फॉर्म्स में। अब सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, क्योंकि कहाँ से एंटर होएगा? ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू ये आएगा बंडल शीथ सेल्स में। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू ये आया बंडल शीथ सेल्स में। अरे भाई क्या दिक्कत है? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैलेट आ गया, मैलेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। मैलेट कितने कार्बन का है? 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे मैलेट से क्या बन रहा है? पायरुवेट। मैलेट से क्या बन रहा है? पायरुवेट। अब जो पायरुवेट बन रहा है, ये पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। तो पहले तो एक क्या निकलेगी? 1 CO2 इज रिलीज्ड। CO2 कहां जाएगी? CO2 गई C3 साइकिल में। C3 साइकिल थोड़ी देर पहले बताया कहां हो रही है? बंडल शीथ सेल्स में। और यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है वो कौन सा है? मैलिक एंजाइम। एंजाइम कौन सा है? मैलिक एंजाइम।
और यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही थी NADPH की, वो वापस से क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा, NADP पॉजिटिव से। और यहाँ पे एंजाइम मैलिक एंजाइम, और यहाँ पे हम बोल देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव को होना इस डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना इस डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डन। अब पायरुवेट से यहाँ पे जो बनता है वो बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन है, पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां से बनता है फोस्फोइनोल पायरुवेट, यहां से क्या बनेगा, पेप, फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फोस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। पर यहाँ पे अब एक मेन चीज हो रही है, हम इतनी देर से बात कर रहे थे एटीपी यूज हो रहे हैं, एटीपी यूज हो रहे हैं, तो कौन से एटीपी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे पहले तो एक एंजाइम लग रहा है, पायरुवेट ऑर्थोकाइनेस, ऑर्थोकाइनेस एंजाइम। ठीक है, पायरुवेट और सॉरी पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेस। डाइकाइनेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिमूव होती है फोस, काइनेस की स्पेलिंग फिर कर दोगे, डाइकाइनेस मतलब 2 बार फोस्फेट रिमूव होना इस डाइकाइनेस। कैसे, यहाँ पे जो एटीपी है वो कन्वर्ट होता है एएमपी पे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट रिमूव हुई, यहाँ पे लिख रही हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक और फॉस्फेट निकाल दो तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो डाई ट्राई। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस, अब ये कन्वर्ट हो रहा है पायरोफॉस्फेट में। पायरोफॉस्फेट में क्या होता है, 2 फॉस्फेट होते हैं, तो 2 फॉस्फेट का पहले एक बॉन्ड तोड़ना, फिर दूसरा फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ना, ताकि उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटीपी जो एनर्जी लगी है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी। एनर्जी कितनी लगी, इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी लगी है यहाँ पे। ठीक है, अब वापस से ये फोस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ चला गया। पूरा समझ आया C4 साइकिल, इज इट अंडरस्टूड। C4 साइकिल में क्या क्या हुआ, C4 साइकिल हमने स्टार्ट किया था फोस्फोइनोल पायरुवेट से, फोस्फोइनोल पायरुवेट से स्टार्ट किया, उसमें किसकी एडिशन करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ऐड नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयंस थ्रू कौन सा एंजाइम लगा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो कौन सा लगेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसमें कन्वर्ट करता है, फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट इसको एक्सेप्ट करता है, और पेप कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सैलो एसीटेट क्या है, फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड है और 4 कार्बन का है, इसीलिए इसको C4 साइकिल बोला जाता है। फिर ऑक्सैलो एसीटेट बाहर से सेल वॉल और इसके बीच में, ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, फिर ये कहाँ आ जाता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर आ जाता है। मेसोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर ऑक्सैलो एसीटेट क्या करेगा, यहाँ पे मैलेट आयंस में कन्वर्ट होगा, या मैलिक एसिड बोल सकते हैं, और यहीं पे जो एंजाइम लगेगा वो NADPH मैलेट डिहाइड्रोजनेज लगेगा, और NADPH कन्वर्ट हो गया NADP पॉजिटिव में। अब यही मैलेट कहाँ जाएगा, बंडल शीथ सेल्स में जाएगा, और ये मैलेट किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। यही मैलेट किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो मैलेट है
ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इससे जो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा तो उसके बीच में क्या होगा, एक CO2 रिलीज हो जाएगी। 1 CO2 इज रिलीज्ड, तो ये किस में आ जाएगा, C3 साइकिल में आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, मैलिक एंजाइम क्या कर रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है और NADP पॉजिटिव फिर से NADPH में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जा रही है। अब यहाँ पे जो पायरुवेट है वो क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। पायरुविक एसिड बना, जब ये पायरुविक एसिड बना तब इसमें से कितने फॉस्फेट को रिलीज किया गया, 2 फॉस्फेट्स को रिलीज किया गया। तो 2 बॉन्ड टूटे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी लगी यहाँ पे, उसको AMP में कन्वर्ट किया गया। AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट आया। फिर पायरोफॉस्फेट को भी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ा गया। इसमें जो एनर्जी लगी वो इक्विवेलेंट टू 2 ATP लग रही है और जो एंजाइम लगा वो लगा पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डायकाइनेज। ठीक है, फिर यही फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर से रिएक्शन में आ गया। आई होप आपको C4 साइकिल क्लियर है। डन, C4 साइकिल क्लियर हुआ। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी लगी उसमें 2 बॉन्ड्स कंज्यूम हुए हैं, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर कंज्यूम्ड। कौन से ATP के। ठीक है, इन conversion of pyruvic acid to PEP, two high energy bonds are required are broken। ठीक है, high energy bonds are broken अरे ऐसे ही कराता है ये बॉन्ड बेसिक। ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हुआ जिसमें एनर्जी यूज्ड इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 2 ATP के बराबर। ठीक है, अब हुआ क्या, ATP को कन्वर्ट किया गया AMP में। AMP से क्या बना, पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट को फिर से कन्वर्ट किया गया 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इसी में सारी एनर्जी लगी। ठीक है, और जो यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ वो कौन सा यूज हुआ, पायरोफॉस्फेटेज। ये भी याद रखना आपको, वहां पे साइकिल में नहीं बताया था, अभी बता रही हूँ, पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, पायरोफॉस्फेटेज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए नहीं बताया था साइकिल में। अब इस कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम लगा था, ऊपर वाली में अभी बताया था, पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डायकाइनेज। ठीक है, ये वाला एंजाइम लगा था। तो ये ओवरऑल प्रोसेस। ठीक है, अब कितनी एनर्जी नीडेड है, C4 साइकिल में कितनी एनर्जी लग रही है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल 2 रिएक्शन हमने पढ़ी, तो एनर्जी यहाँ पे पढ़ेंगे हम, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर या एनर्जी कोस्ट फॉर कंसंट्रेटिंग CO2 को कंसंट्रेट करने में इन दिस रिएक्शन, in this energy cost for concentrating CO2 in this whole C4 cycle। ठीक है, C4 साइकिल में तो पहले हम जो C3 साइकिल है, C4 साइकिल वो इकट्ठे होती है। तो पहले C3 साइकिल की अगर मैं बात करूं तो C3 साइकिल में क्या क्या हो रहा था, 3 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही थी, 9 ATP लग रहे थे, 9 ATP और 6 NADPH। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं एक CO2 के लिए तो कितने ATP लग रहे थे, एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH लग रहे थे। यहीं पे
अगर मैं एक और बात करूं कि 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने लग रहे थे, तो 18 ATP लग रहे थे, और हाउ मैनी NADPH, 12 NADPH, ऐसा ही था इसमें, ठीक है। अब पर C4 साइकिल में, अब C4 साइकिल की बात करते हैं। C4 साइकिल में कितने ATP लग रहे थे? एक CO2 को फिक्स करने के लिए यहाँ पे 2 ATP लग रहे थे। 3 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP लगेंगे? 3 2 6 ATP। 6 CO2 को 6 CO2 का बनता है जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी आ जाए कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कितने ATP लगेंगे, कितने NADPH लगेंगे, तो कर लोगे। तो यहाँ पे 6 के लिए कितने लगेंगे? 12 ATP। C4 साइकिल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 12 ATP। तो अगर हम C4 C3 ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट, यहां पे लिख रही हूं ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट, ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बोथ C4 पूरी, अच्छा C4 साइकिल में पूरे में कितने ATP लगे? 2 ही ATP लगे एक साइकिल में। एक CO2 को फिक्स करने में हमने एक ही CO2 लिया था, उसके आगे 6 2 कुछ नहीं लगाया था ना, तो एक CO2 मतलब, तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP लग रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन है। अब C4 प्लस C3 साइकिल में कितने ATP लग रहे हैं और कितने NADPH लग रहे हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। चलिए, C4 में कितने ATP लग रहे हैं? एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसकी ही बात करेंगे, उस पर ज्यादातर क्वेश्चन आता है। फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल C4 में कितने ATP हैं? 12 ATP प्लस C3 में कितने ATP हैं? 18 ATP। ये कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बड़े इजीली पूछ ली जाती है। और यहाँ पे C3 साइकिल में NADPH भी लगे थे, 12 NADPH। और क्या C4 साइकिल में NADPH लगे थे? नहीं, एक ही बना, एक ही टूटा, तो वो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे जो ATP लगे वो टोटल कितने लगे? टोटल ATP कितने हैं? 18 प्लस 12 30 ATP और 12 NADPH were used, are required for overall CO2 fixation, 6 CO2 fixation, ठीक है, डन। इतनी कैलकुलेशन क्लियर हो गई। अब क्या होता है जब ज्यादा ड्राई क्लाइमेट्स आ जाते हैं ना, ज्यादा ड्राई क्लाइमेट्स आ जाते हैं, इन ड्राई क्लाइमेट्स तो क्या होता है, CO2 की फिक्सेशन को काफी रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। और C4 प्लांट्स क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन को बिल्कुल नेग्लिजिबल, कम ही कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इन ड्राई क्लाइमेट्स C4 plants entirely stops फोटो रेस्पिरेशन जब ज्यादा गर्मी होती है, ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। और वाटर लॉस भी फिर बहुत कम हो जाता है अगर फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल के बराबर होगी। तभी जो कैंप प्लांट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमें ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्या होता है? जनरली फोटो रेस्पिरेशन होती है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे ज्यादा लॉस किस चीज का होता है? ATP लॉस, NADPH लॉस। कोई शुगर नहीं बननी है, ठीक है, कोई ATP नहीं बनना है, ऊपर से एनर्जी अलग से लग रही है। तो ये सारे वेस्टफुल प्रोसेस किसमें होती है? फोटो रेस्पिरेशन। पर फोटो रेस्पिरेशन को कंपनसेट करने के लिए कुछ और मैकेनिज्म्स आते हैं जो प्लांट्स अडेप्ट करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को कंसंट्रेट करते हैं। CO2 की मात्रा सेल में ज्यादा हो जाएगी तो वो जो रुबिस्को एंजाइम है वो O2 से बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि हमने कंडीशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था कि CO2 अगर सेल में ज्यादा होगी
तो रुबिस्को सिर्फ उसी से बाइंड करेगा। बट अगर O2 की कंसेंट्रेशन सेल में ज्यादा है तो रुबिस्को किससे बाइंड करेगा, O2 से बाइंड करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे प्लांट्स ने कुछ अडेप्टेशंस रखी, फोटो रेस्पिरेशन में तो इतना नुकसान हो रहा है तो क्यों ना इसका ऑल्टरनेटिव निकाला जाए। तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव क्या निकाला, CO2 को फिक्स करना, सॉरी CO2 को कंसेंट्रेट करना। तो CO2 को जब सेल्स में इकट्ठा किया जाने लगा तब फोटो रेस्पिरेशन ना के बराबर हो गई और प्लांट क्या करने लगे, अच्छे से रहने लगे। तो C4 प्लांट्स आर हैप्पी प्लांट्स, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे C4 प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। C4 प्लांट्स हमने बात कर चुके हैं, हम रिवाइज करेंगे। CO2 एनरिचमेंट साइकिल है जिसमें CO2 कंसेंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा। दूसरा ATP पे डिपेंडेंट प्रोसेस है, इट इज ATP डिपेंडेंट प्रोसेस एंड फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नेग्लिजिबल है। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का बनेगा, इसलिए C4 साइकिल 4 कार्बन कौन से हैं, सॉरी वो प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके बाद ये जो है ये किसमें डिस्कवर हुआ था, ट्रॉपिकल प्लांट्स में, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। C3 साइकिल अपने आप में सक्षम नहीं है, ठीक है। फिर C4 साइकिल दोनों डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स में होती है। क्रायंस में तभी डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स दोनों में पाई जाती है। फिर C4 साइकिल कौन सी फैमिली में बहुत ही प्रोमिनेंट है, वन इज जीनोपोडिएसी फैमिली, अदर इज ग्रामनी फैमिली, थर्ड वन इज सिप्रेसी फैमिली। मुझे याद है प्लांट्स आप लोगों ने पता करके आने, ठीक है। चलिए C4 साइकिल को और क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैग पाथ पे बोलते हैं। C4 फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन साइकिल भी बोलते हैं। और CO2 कार्बन फिक्सेशन होती है इसमें, CO2 कार्बन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन नहीं, एक ही बात, CO2 फिक्सेशन। तो ये मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स में दोनों में होता है। तो मैंने आपको बना के बताया था कैसे होती है क्रायंस एनोटमी। तो ये अगर लोअर एपिडर्मिस है, ऊपर अपर एपिडर्मिस है और बीच में पैलिसेड, ये वाली सिर्फ किसमें मिलती है आपको, ये डाइकोट लीफ का है। मोनोकोट लीफ में क्या होता है, दोनों मेसोफिल सेल एक जैसा दिखेगा। मेसोफिल सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होती, पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू नहीं होगा, स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू नहीं होगा, सिर्फ जो होगा वो होगा मेसोफिल टिश्यू, ठीक है। तो डाइकोट लीफ में ऐसा होता है, दोनों में डिफरेंशिएशन है, मोनोकोट में डिफरेंशिएशन नहीं है। बट क्रायंस एनोटमी में क्या होता है, ये सेंटर में वेस्कुलर बंडल होते हैं सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स एंड देन दे आर फर्दर सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स, ठीक है। उसके बाद दो डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। इसमें क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन दोनों को कनेक्ट करते हैं। फिर इनमें स्पेशल टाइप की एनोटमी है, दैट इज क्रायंस एनोटमी, जिसमें वेस्कुलर बंडल सेंटर में है सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स, फिर सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स एंड ये जो स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं, क्रायंस एनोटमी, ये आपको बता दिया था मैंने। उसके बाद मेसोफिल सेल्स में 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वन इज ग्रेनल, अदर इज एग्रेनल। ग्रेनल जिसमें थाइलोकोइड आर अरेंज्ड इनटू स्टैक्स, वेयर एग्रेनल में थाइलोकोइड्स ऐसे ही पड़े हैं, कोई ग्रेनम नहीं बन रहा, क्लियर। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो CO2 एनरिचमेंट प्रोसेस हो रही है ये बंडल शीथ सेल्स में हो रही है, बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और रुबिस्को क्या है, रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है, फिर बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है। C4 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल किसमें हो रही है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स में, C3 साइकिल बंडल शीथ सेल्स में एंड रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, फिर बंडल शीथ सेल्स में, क्योंकि C3 साइकिल वहीं पे हो रही है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का, RUBP नहीं है। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसको हम पेप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता था C3 साइकिल में वो रुबिस्को था, बट यहाँ पे एंजाइम लग गया, दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज, डन। उसके बाद C4 साइकिल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। CO2 को कन्वर्ट किया जाता है पहले, और ये सारी रिएक्शन किसमें चल रही है, मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में, बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमने पहले पढ़ा था कि ये क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, ठीक है। तो हुआ क्या, CO2 को कन्वर्ट किया गया बाइकार्बोनेट आयन में बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और साथ में बाइकार्बोनेट आयन के साथ किसको ऐड किया गया, पेप को, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और फिर क्या बना, ऑक्सैलो एसीटेट बना। ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बनाया गया, मैलेट आयन या मैलिक एसिड। कौन से एंजाइम यूज हुए यहाँ पे, NADPH, मैलेट, डिहाइड्रोजनेज एंड
NADPH को रिड्यूस किया गया किसमें, NADP पॉजिटिव में, तो एक बात क्लियर होगी। फिर यह मैलेट किसमें एंटर करता है, बंडल शीथ सेल्स में, और कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। मैलेट खुद 4 कार्बन कंपाउंड है, बट पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 बाहर निकल रही है, CO2 रिमूव हो रही है, एक कार्बन को रिमूव करना है, और वो CO2 कहाँ जा रही है, फिर C3 साइकिल में जा रही है, और ये मैलिक एंजाइम यहाँ पे आता है, और NADP पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होता है, NADPH में, और इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड फर्दर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है ताकि पूरी रिएक्शन चलती रहे। एंड द एंजाइम यूज्ड हियर इज पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डायकाइनेज। एंड यहाँ पे जो एनर्जी लगी है एटीपी को तोड़ने के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। ठीक है, एटीपी को AMP में तोड़ा गया, फिर पायरोफॉस्फेट का फिर से ब्रेकडाउन किया गया। ठीक है, डन। यहां से फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर से पूरी रिएक्शन में आ गया। डन। उसके बाद हमने क्या देखा कि पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम लगा है किसको तोड़ने में, पायरोफॉस्फेट को तोड़ने में, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ऊपर आपको पता ही है क्या हुआ। फिर एनर्जी कॉस्ट हमने देखी, C4 साइकिल और C3 यहाँ पे इन दिस होल्स इन C4 प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम C4 प्लांट्स लिखेंगे तो दोनों आ जाएगा, C3 साइकिल भी आ जाएगा एंड C4 साइकिल भी आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था आपको C4 प्लांट्स में C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों होते हैं। तो 3 CO2 के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए 9 ATP एंड 6 NADPH में, एक CO2 का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ 3 ATP और 2 NADPH में। फिर यहाँ पे C4 साइकिल में क्या हो रहा है, एक CO2 कन्वर्ट हुआ 2 ATP में, 3 CO2 कन्वर्ट हुए 6 ATP में, 6 CO2 कन्वर्ट हुए 12 ATP में, और C6H12 ये क्या है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए वो है। ठीक है, फिर ओवरऑल एनर्जी कितनी रिक्वायर हुई C4 एंड C3 साइकिल में। C4 साइकिल में अगर आपने देखा तो पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने में ही सिर्फ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 2 ATP लगी है, तो बस वही उसी एनर्जी को लेके चलेंगे। हमने एक CO2 से पूरा साइकिल देखा, अगर हम 6 CO2 से देखते हैं तो 2 into 6 12 ATP हो जाएंगे, 2 into 6 12 ATP हो जाएंगे। तो C4 साइकिल में कितने ATP लगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 12 ATP, और C3 में 18 लगे थे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और C4 साइकिल में NADPH नहीं लगता। ठीक है, और यहाँ पे C3 साइकिल में 12 NADPH लगे थे, तो ओवरऑल 30 ATP एंड 12 NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, मतलब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो आई होप आपको C4 साइकिल क्लियर हुआ होगा, क्या हमने पढ़ा डिटेल आपको क्लियर हुई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।